नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का उप्रेती क्लासेस में। हम यहाँ पर उत्तराखंड का रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के रिवर सिस्टम के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं यमुना रिवर सिस्टम को। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम को। अब ये जो गंगा रिवर सिस्टम है ना, इस गंगा रिवर सिस्टम के अंतर्गत अलकनंदा नदी और उसकी जो प्रमुख सहायक नदियां, इसके अलावा भागीरथी और उसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो इनको मैं अलग अलग पार्ट में आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि अगर एक साथ मैंने दोनों को मर्ज कर दिया ना, तो यहाँ पर जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो इसलिए आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे भागीरथी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, और कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे अलकनंदा और उसकी जो सहायक नदियां हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं भागीरथी नदी को। तो भागीरथी नदी जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, यहाँ पर एक माउंटेन मैंने बना रखी है। इस माउंटेन को बोला जाता है शिवलिंग पर्वत। अब जो ये शिवलिंग पर्वत है ये ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय की एक रेंज है, और इसी पर्वत के ऊपर स्थित है यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसको बोला जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। अब जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है ना, इसकी जो लंबाई है वो 30 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है। तो ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है, और इसी ग्लेशियर से लगभग 4 किलोमीटर नीचे यहाँ पर एक जगह है जिसे बोला जाता है गौमुख। तो इस गौमुख से निकल रही है भागीरथी नदी। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि भाई भागीरथी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो आपका अगर उसने ग्लेशियर का नाम पूछा तो आपका गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा, और अगर उसने जगह पूछी ना कि किस जगह से निकलती है, तो तब आंसर आपका हो जाएगा गौमुख। एक्चुअली में जो गौमुख है ना, ये ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई एक स्थल आकृति है, यानी इसको ग्लेशियल लैंडफॉर्म कहा जाता है, और इसको बोलते हैं एस्कर। यानी गौमुख एग्जाम्पल है किसका? एस्कर का। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर उसने आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई ये बताइए कि जो भागीरथी नदी है ये ओरिजिनेट तो गौमुख से होती है, और गौमुख जो है वो ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई एक प्रकार की स्थल आकृति है, तो बताइए निम्न में से ये कौन सी स्थल आकृति है? तो ऑप्शन आपके पास दे सकता है वो हैंगिंग वैली, नुनाटक, ड्रमलिन और एस्कर। तो इनमें से जो आपका आंसर सही होगा वो होगा एस्कर। अब बाकी जैसे मैंने हैंगिंग वैली बोला, मैंने नुनाटक बोला, और इसके अलावा मैंने ड्रमलिन बोला, तो ये सारी की सारी जो आकृतियां होती ना, ये ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई स्थल आकृतियां होती हैं, और इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम उत्तराखंड या भारत के ग्लेशियर को पढ़ेंगे। तो वहां पर ग्लेशियर के द्वारा अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां कैसे बनती हैं और क्यों बनती हैं, वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ समझेंगे कि आखिर गौमुख एस्कर है, तो ये एस्कर क्या होता है और ये एस्कर बनता कैसे है। तो आइए इसको समझते हैं जरा। यानी यहाँ पर क्या है, ये ग्लेशियर है। अब इस ग्लेशियर पर जब सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट पड़ने की वजह से क्या होता है भाई, ग्लेशियर पिघलेगा। जब ये ग्लेशियर पिघलेगा तो वहां से जो पानी की धाराएं होती है ना, वो अलग अलग धाराओं के रूप में नीचे आता है। अब जब ये पानी की धाराएं नीचे आएंगी तो इस माउंटेन से होकर आएंगी। अब जब कोई नदी की धारा किसी माउंटेन के ऊपर से जाती है तो वो क्या करेगी, उसमें इरोजन करती है, जिसको बोलते हैं अपरदन। जब वो अपरदन करेगी तो अपने साथ मिट्टी, पत्थर, कंकड़, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेडिमेंट्स कहा जाता है, उस सेडिमेंट्स को नीचे लेकर आती है। अब ये नदी की धाराएं जब नीचे आएंगी, तो जब ये निचली घाटी में आती है तो वहां पर क्या करती है, क्योंकि वहां पे समतल जगह होगी, तो समतल में जब नदी आती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाती है, और वो अपने साथ जो मिट्टी, पत्थर, कंकड़ लेकर आती है ना, उनको जमा करना स्टार्ट कर लेती है। तो जब वो उस मिट्टी, पत्थर या सेडिमेंट्स को जमा करती है, तो उसके जमाव से क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी, पतली, संकरी और कम हाइट वाली एक स्थल आकृति बन जाती है, जो दूर से दिखने पर ना रिज या कटक या थोड़ा ऊंचा उठा हुआ जो टीला होता है ना, एक टीले की आकार का एक आकृति हमें यहाँ पे दिख रही होती है। तो उसी तरह की ये आकृति बनी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
गौमुख। तो लगभग ये 4 किलोमीटर लंबा एक एस्कर है और इसका जहां से ये भागीरथी नदी ओरिजिनेट हो रही है ना, तो दूर से देखने पर ये ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई गाय का मुख बना हुआ, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गौमुख कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इस गौमुख से भागीरथी नीचे आएगी और यहाँ पर इसमें आकाश गंगा का संगम हो जाता है। तो गौमुख से लेके और इस गंगोत्री धाम के बीच में ये लगभग 18 किलोमीटर का एक ट्रैक है, एक ट्रैकिंग रूट है ये, जो कि बहुत ज्यादा एडवेंचर से भरा हुआ है। और ये जो नदी है ना, इस बीच में यहाँ पर एक पार्क पड़ता है जिसको बोलते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गंगोत्री से और गौमुख के बीच में जो ये रास्ता जाता है ना, ये जो नदी आती है, ये गंगोत्री नेशनल पार्क से होकर आती है। और जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड का एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लगभग 2390 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और यहीं पर यानी इस गौमुख के आसपास यहाँ पर एक ताल है जिसका नाम है केदार ताल, और उससे ही कुछ दूरी पर वहां पर एक बुग्याल है जिसका नाम है केदार खरक, और साथ में वहां पर एक रमणीय स्थल जिसको बोलते हैं तपोवन। तो जो तपोवन जो होता था, यानी जहां पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे, इसलिए उनको क्या बोला गया, तपोवन, यानी तप करने का जो वन होता था, क्योंकि वही ऋषि मुनियों को एकांत में जगह चाहिए होती थी। तो ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर 4 तपोवन है। एक गंगोत्री में है, दूसरा ऋषिकेश में है, तीसरा चमोली के जोशीमठ में है, और चौथा आपका पिथौरागढ़ में है। इसके गौमुख के बाद जो भागीरथी नदी है ना, ये अब गंगोत्री धाम में आ जाती है। यानी गंगोत्री जो धाम है ये गंगा माता का निवास स्थान है। और ऐसा कहा जाता है कि गंगोत्री में ना गंगा माता के दर्शन मात्र से ही इंसानों को उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो जो भागीरथी नदी है एक्चुअली में वो गंगा को ही बोला जाता है, लेकिन जो गंगा नाम इसका पड़ेगा ना वो देवप्रयाग से पड़ता है। यहाँ पर इसको भागीरथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो राजा भगीरथ थे ना, उन्होंने जब तपस्या की थी तो उनकी तपस्या के कारण ही जो गंगा माता वो स्वर्गलोक से धरती पर आई थी। और आज भी अगर आप गंगोत्री धाम में जाएंगे ना, तो वहां पर एक शिला है, यानी एक पत्थर है जिसको भागीरथ शिला के नाम से जाना जाता है। और इसी भागीरथ शिला पर बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, जो आज भी वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये जो शिलाएं होती ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एक बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था उसने। तो जैसे भाई उत्तराखंड के अंदर इस तरह की ना जो शिलाएं होती हैं, इनका संबंध किसी न किसी खास फेमस पर्सनैलिटी से होता है। जैसे भाई ये भागीरथ शिला हो गई, आपकी रावण शिला हो गई, आपकी चंद्र शिला हो गई, आपकी नरसिंह शिला हो गई, आपकी बराह शिला हो गई। इस तरह की कई सारी शिलाएं हैं यहाँ पर जिनका संबंध किसी न किसी एक पौराणिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी गंगोत्री में यहाँ पर केदार गंगा का संगम होता है। केदार गंगा जो कि केदार ताल से निकलती है। अब गंगोत्री से लेकर और इस गणेश प्रयाग के बीच में ना, इस नदी के किनारे कुछ फेमस टाउन्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए देखते हो कौन कौन से टाउन है। जैसे यहाँ पर ये भैरव घाटी, लंका, धराली, मुखवा, पुरगा, सुखी टॉप, लोहारी, हरसिल, गंगनानी, भटवाड़ी, मनेरी, उत्तरकाशी, डुंडा, धरासू, नागणी, छाम, थौलधार और गणेश प्रयाग। तो ये सारे के सारे जो टाउन्स हैं ये इस भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो कभी कभी ना एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, वो आपको एक जगह का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा, बताइए कि भाई ये जो टाउन है ये किस नदी के किनारे स्थित है या कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है। क्योंकि देखो ये बहुत आसान भी याद करना है, क्योंकि देखो यहाँ इसी के बगल से, इसी नदी के बगल से आपका नेशनल हाईवे नंबर 34 भी गुजर रहा होता है। ठीक, तो ये सारे के सारे टाउन आपके भागीरथी नदी के किनारे पर है और नेशनल हाईवे नंबर 34 पर स्थित है। तो ये थे कुछ टाउन्स जो गंगोत्री से और गणेश प्रयाग के बीच में थे। अब आइए थोड़ा देखते हैं कि इस गंगोत्री से लेकर और देवप्रयाग के बीच में इस भागीरथी नदी पर कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर
यहाँ पर एक जगह है ये लोहारी, तो लोहारी में लोहारी नागपाला पावर प्रोजेक्ट है। और दूसरा यहाँ पर पाला मनेरी पावर प्रोजेक्ट है। तीसरा यहाँ पर मनेरी भाली फेज 1 पावर प्रोजेक्ट, मनेरी भाली फेज 2 पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर 2 डैम बनाए गए हैं, एक है टिहरी डैम और दूसरा है कोटेश्वर डैम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं इस भागीरथी नदी के ऊपर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि भागीरथी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। जैसे यहाँ पर ये आकाश गंगा हो गया, केदार गंगा, जाड़ गंगा, इधर से खीर गंगा, हत्याहारणी, जलकुर नदी, जालंधरी, असी गंगा, वारुणी, घृत गंगा और भिलंगना। तो ये भागीरथी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनमें से जो सबसे लंबी सहायक नदी है ना, उसका नाम है भिलंगना। यानी भिलंगना भागीरथी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। भिलंगना जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, और इस भिलंगना की भी अपनी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। जैसे धर्म गंगा, बाल गंगा जिसे बाल किले भी बोलते हैं, मेद गंगा और दूध गंगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो दूध गंगा है ना, ये निकलती है इस मंसूर लेक से। तो एक्चुअली में जो खतलिंग ग्लेशियर है ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और इसका कुछ हिस्सा रुद्रप्रयाग में भी फैला हुआ है। अब यहाँ से ये जो भिलंगना नदी है, यहाँ पर गणेश प्रयाग में ये भागीरथी नदी में मिल जाती है। तो आइए थोड़ा सा हम ना जो भागीरथी की और सहायक नदियां हैं, जरा इनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आकाश गंगा है, ये तो गौमुख से नीचे भागीरथी में मिल जाती है। केदार गंगा जो कि केदार ताल से निकल रही है, और गंगोत्री धाम में ये भागीरथी नदी से मिल जाएगी। इधर से ये जाड़ गंगा जिसको जानवी भी कहा जाता है। अब जो जाड़ गंगा है ना, ये थागला दर्रे से निकलती है। जो थागला दर्रा या थागला पास बोलो, ये थागला पास तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच में है, और ये ओल्डन डेज में एक व्यापारिक रूट हुआ करता था। और इसी जाड़ गंगा घाटी में यहाँ पर 3 बड़े ही फेमस गांव हैं, जो भोटिया प्रजाति के लोगों के गांव हैं, और यहाँ पर भोटियाओं की ना जाड़ प्रजाति रहती है। तो इन गांवों का नाम है अंगर, जादुंग और नेलंग। तो जो ये व्यापारिक रूट है ना, जो तिब्बत से लेके और उत्तरकाशी के बीच में स्थित है, इसी रूट पर इस जाड़ गंगा घाटी में ना यहाँ पर गर्तांग गली है, जो एक बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, जिसे हार्ड रॉक को काटकर बनाया गया है। तो रिसेंटली कुछ टाइम पहले ये चर्चा में आया था। तो इम्पोर्टेंट है गर्तांग गली। आपसे पूछ सकता है ना कि भाई गर्तांग गली कहाँ पर है, तो उत्तरकाशी में कहाँ पर है, इस जाड़ गंगा घाटी में। तो ये जाड़ गंगा यहाँ पर भैरव घाटी के आसपास इस भागीरथी नदी में मिल जाती है। इधर से यहाँ पर खीर गंगा जो कि धराली के पास इस भागीरथी नदी में मिल जाती है। इसके बाद ये जो नदी है भागीरथी, ये आ जाती है मुखवा गांव में। अब जो मुखवा गांव है, यहाँ पर एक नदी आ रही है जिसका नाम है हत्याहारणी नदी। तो हत्याहारणी और भागीरथी का संगम हो रहा है मुखवा गांव में। मुखवा गांव जो है ये गंगा माता का शीतकालीन प्रवास स्थान है, यानी विंटर में गंगा माता की पूजा यहीं पर होती है। और यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है मार्कंडेय मंदिर। तो इसी मार्कंडेय मंदिर में गंगा माता की डोली को रखा जाता है। इससे आगे यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है जालंधरी। तो जो जालंधरी है ये हरसिल में भागीरथी नदी से मिल जाती है। अब हरसिल जो है ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जो नेशनल हाईवे नंबर 34 पर स्थित है और इस भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। हरसिल जिसका ओल्ड नेम हरिशिला है, और ये फेमस है अपने एप्पल के प्रोडक्शन के लिए, यानी सेब के उत्पादन के लिए। और इसके अलावा उत्तरकाशी में जो हरसिल की जो राजमा होती है ना, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़ी ही फेमस होती है। तो ये एप्पल और राजमा के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो
ये हर्सिल है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत है, इसीलिए इसे उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अब जब हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में जो चोपता है ना, उसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और एक और जगह है जिसको बोलते हैं भारत का स्विट्जरलैंड उत्तराखंड के रेस्पेक्ट में, तो वो है कौसानी, जो कि बागेश्वर में स्थित है। और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था गांधी जी ने, जब वो 1929 में जब वो उत्तराखंड दौरे पर आए थे और उन्होंने कौसानी में 12 डेज तक स्टे किया था। तो वो कौसानी की जो नेचुरल ब्यूटी थी ना, उससे इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि भाई जो कौसानी है ये भारत का स्विट्जरलैंड है। तो इस तरह से हमने क्या समझा, अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो आंसर हर्सिल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं, तो आंसर आपका चोपता हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा कौसानी, जो कि बागेश्वर जिले के अंदर आता है। अब हर्सिल में ही यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है जिसको मंदाकिनी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। हर्सिल के बाद ये जो नदी है ना, ये आगे आ जाएगी और ये गंगनानी के आसपास आ जाती है। तो गंगनानी के आसपास में गर्म पानी के कुंड भी हैं और इसी गंगनानी के आसपास ना यहाँ पर एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है असी गंगा। जो ये असी गंगा है ये ओरिजिनेट होती है डोडी ताल से, और ये डोडी ताल भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी खास बात यह है, ये जो ताल है ना, यानी जो लेक है, इसके 6 कॉर्नर है। आप देख सकते हैं ना, इसका एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक इस तरह से ये 6 कोनों वाली झील है। तो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया भी था कि वो कौन सी लेक है जिसके 6 कॉर्नर है, तो आंसर आपका हो जाएगा डोडी ताल। अब इसके बाद ये जो नदी है यहाँ उत्तरकाशी में आ जाएगी, और उत्तरकाशी जिसे सौम्यकाशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बाड़ाहाट भी कहा जाता है, जिसे उत्तर का काशी भी कहा जाता है, और जिसे वरुणावत के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में वहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है वरुणावत पर्वत, तो हो सकता है उसी वरुणावत पर्वत की वजह से उसे वरुणावत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक नदी है वारुणी, और इसका संगम हो जाता है इस भागीरथी नदी में उत्तरकाशी में। अब उत्तरकाशी के बाद ये नदी और आगे जाएगी, और यहाँ पर टिहरी गढ़वाल में एक जगह है थौलधार। तो थौलधार के आसपास यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है जलकुर नदी, और ये जलकुर नदी आती है प्रताप नगर से, यानी टिहरी की जो प्रताप नगर तहसील है ना, तो वहां से एक नदी आती है जलकुर नदी, और ये भागीरथी नदी में मिल जाएगी। इसके बाद भागीरथी नदी आगे आएगी और ये आ जाती है गणेश प्रयाग में। अब इस गणेश प्रयाग में यहाँ पर इसमें 2 और नदियां मिल जाती हैं, एक है घृत गंगा और दूसरी है भिलंगना। और इस तरह से इस गणेश प्रयाग में, जिसको त्रिहरि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में टिहरी डैम की जो लेक बनी हुई है ना, उस लेक के नीचे दब चुका है। तो यहाँ पर जब भागीरथी, भिलंगना और घृत गंगा का संगम होता है, तो अब यहाँ से इनकी जो संयुक्त धारा ये भागीरथी नदी के नाम से आगे बढ़ेगी। तो यहीं पर इस संगम पॉइंट से कुछ डिस्टेंस, कुछ किलोमीटर आगे यहाँ पर टिहरी डैम को बनाया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डैम है और 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। लगभग ये 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, और इस पावर प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे ना 2 डैम है। एक तो टिहरी डैम इसको बोलते हैं, और जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट की है, और दूसरा डैम इसी नदी पर आगे कोटेश्वर में, जिसको कोटेश्वर डैम के नाम से जाना जाता है, वो 400 मेगावाट का है। तो इस तरीके से अब ये भागीरथी नदी यहाँ देवप्रयाग में आ जाती है, और जहां इसमें अब इधर से अलकनंदा नदी मिल जाएगी। सास और बहू का संगम हो जाता है देवप्रयाग में, जहां से इनका नाम पड़ जाएगा गंगा। अब भागीरथी को सास कहा जाता है, अलकनंदा को बहू कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है इसको अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पढ़ना है डोबरा और चांठी पुल के बारे में। देखो ये डोबरा चांठी, डोबरा एक्चुअली में ये टिहरी तहसील में एक गांव है, और जो चांठी है ना ये प्रतापनगर में एक प्रतापनगर तहसील का एक गांव है। तो ये डोबरा चांठी जो पुल है ये इनको लिंक करता है, जो भागीरथी नदी के ऊपर जो लेक बनी हुई है ना इसके ऊपर स्थित है। और इसकी खास बात यह है ये भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, या जिसको झूला पुल के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन मतलब जितना हिस्सा उसका पानी के ऊपर होता है वो है 440 मीटर। अगर इसकी ओवरऑल लेंथ बोले तो 725 मीटर है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डोबरा चांठी पुल का जो मेन सस्पेंशन है, सस्पेंशन जो पानी के ऊपर वाला हिस्सा है, तो 440 मीटर हो जाएगा। और टोटल लेंथ मतलब जिसमें ये वाली लेंथ भी इंक्लूड होगी और जो जमीन में ये इधर का पोर्शन की लेंथ भी इंक्लूड होगी, तो वो टोटल मिलाकर हो जाती है 725 मीटर। तो दो तरह से आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो रिसेंटली यानी 2020 में इस पुल का उद्घाटन किया गया था, और 2022 में जो 23वां हमारा गणतंत्र दिवस था ना, रिपब्लिक डे जो जिसको बोला जाता है, तो वहां पर उत्तराखंड की झांकी के रूप में इस पुल को प्रस्तुत किया गया था, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर कि भागीरथी को क्यों सास कहा जाता है और अलकनंदा को क्यों बहू कहा जाता है। यानी जो देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग में अगर आपने देखा होगा संगम पॉइंट पे, तो जो भागीरथी है यहाँ पर भागीरथी में बहुत ज्यादा उछाल है, लेकिन अगर हम अलकनंदा की तरफ से देखेंगे तो वहां पर अलकनंदा बड़ी शांत हमें दिखाई दे रही होती है। तो अगर हम थोड़ा पौराणिक विचारधारा में जाएं तो पौराणिक विचारधारा के हिसाब से क्या होता था कि उत्तराखंड में जो सांस होती थी ना वो थोड़ा तेज हुआ करती थी, और बहुएं उनके कंपैरिजन में वो थोड़ा सा नरम होती थी, सॉफ्ट होती थी। यानी बहुओं से बहुत सारा काम कराया जाता था खेती बाड़ी का, और उनको खाना पीना भी टाइम पे ढंग से नहीं दिया जाता था। तो इसी वजह से जो अलकनंदा है वो शांत दिख रही होती है, तो लोगों ने उसकी तुलना बहू से कर दी। और जो भागीरथी है इसमें उछाल ज्यादा है, तो लोगों ने उसकी तुलना किससे कर दी, सास से कर दी। तो ये तो थी पौराणिक विचारधारा। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर जो भागीरथी नदी आती है ना जब देवप्रयाग इस संगम पॉइंट पे, तो यहाँ पर उसमें उछाल इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे ढलान ज्यादा है, और जहाँ पे ढलान ज्यादा होगा ना वहां पे नदी में क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इसमें हमें नदी में उछाल दिख रहा होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अलकनंदा की तरफ से, तो यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है, और जहाँ पे प्लेन एरिया होगा वहां पे नदी में क्या होती है, स्पीड कम होती है, इसीलिए अलकनंदा वहां पे हमें शांत दिख रही होती है। तो इस तरह से सास और बहू का संगम होगा देवप्रयाग में। और ये देवप्रयाग जो है ये पंच प्रयागों में सबसे ज्यादा पवित्र प्रयाग माना जाता है, क्योंकि ये साक्षात राम भगवान की तप स्थली। और इस तरीके से देखो सास और बहू का संगम हो जाता है देवप्रयाग में, जहां से इसका नाम पड़ जाएगा गंगा। अब ये गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी और उत्तराखंड में ये 96 किलोमीटर का डिस्टेंस करके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये थी भागीरथी नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां थी, हमने उसके बारे में आज यहाँ पे पढ़ा। कल की क्लास में हम लोग अलकनंदा नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, साथ में होंगे पंचप्रयाग, इन सब के बारे में कल डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।